ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइश ने भी हमें ज्वाइन किया। अदील, आप देख रहे हैं निशान मिल रहा है, वापस हो रहा है और अभी जो ताज़ा सूरत हाल है यकीनन आप तक भी पहुंच चुकी होगी कि एक बार फिर जो है वो बल्ले का निशान वापस हो गया है। जो हुक्म इम्तना था इस सिलसिले में उसको मुअत्तल कर दिया गया है। क्या डिटेल्स हैं आपके पास, कैसे इसका एनालिसिस करेंगे? देखिए, 2021 से शुरू होने वाली ये कंट्रोवर्सी जिसको खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त पे वाइंड अप नहीं कर सकी और एक ये ऐसे वक्त में कंक्लूड हुई है जब अब से कुछ दिन बाद, यानी इसमें अब सिर्फ हफ्ता डेढ़ रह गया जब जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको ये बल्ले के निशान का टिकट अलॉट होना था। रिटर्निंग अफसरान को ये जमा कराया जाना था। ये बहुत बड़ा दचका है। किसी भी सियासी जमात से उसका जो निशान वापस ले लिया जाना, उसका मतलब ये है कि वो जमात जो आइंदा इंतखाबात हैं उससे वो आउट हो गई। हमने ये देखा, ये अनप्रेसिडेंटेड है, आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस तरह के मामलात में, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले में जो सिचुएशन बनी, इसको खुद कंट्रोवर्शियल बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस मामले का इस मरहले पे जाके कंक्लूड होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दचका है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब 13 तारीख, जो कि आखिरी तारीख है जिसमें उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें जो हैं वो शाया होती हैं और उसके अगले रोज बैलेट पेपर प्रिंटिंग के लिए जाते हैं, वही आखिरी तारीख वो होती है जिसमें जो पार्टीज की जानिब से अपने उम्मीदवारों को टिकट के जो सर्टिफिकेट हैं वो दिए जाते हैं। अब जब बल्ले का निशान नहीं होगा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे उनकी जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, जिन्होंने जमा करा दिए, जिनके नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गए या इवन रिजेक्ट भी हुए थे, आगे ट्रिब्यूनल से जाके एक्सेप्ट हो जाते हैं। ऐसी सूरत में उनका जो इंतखाबी निशान है वो रेंडमली हर हलके में उनको वो मिलेगा जो एक आजाद उम्मीदवार को मिलता है। इस सूरत में जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे ये जमा कराए थे नॉमिनेशन फॉर्म, अगरचे वो स्टेज अभी नहीं आई कि चूंकि पार्टी आउट होगी तो उनको इस बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, वो एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर तो आ सकते हैं, लेकिन उससे पार्टी की नुमाइंदगी वो नहीं कर सकते। अदील, यकीनन ये बड़ा सेटबैक है जो उम्मीदवार हैं उनके लिए और ओवरऑल पीटीआई के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। ये बताइए कि लीगल ऑप्शंस क्या हैं आगे पीटीआई के लिए? देखिए, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उससे रुजू करना बाकी रह गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी जो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो मामलात हैं उसमें सबसे बड़ी अदालत से रुजू कर चुकी है। लेकिन इस केस के मेरिट्स को देखें, अभी तक होने वाली प्रोसीडिंग को देखें तो ऐसा लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आगे मुश्किलात ज्यादा नजर आ रही हैं। उसकी रीजन ये है कि जब इनके उम्मीदवार जो हैं, अगर सपोज वो जीत जाते हैं तो उस सूरत में वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे ट्रीट होंगे, जिन पे को पार्टी की डिसिप्लिन का जो 63A की जो कदगन होती है वो नहीं होगी। वो आजाद उम्मीदवार अपने आजाद फैसले कर सकेंगे। वो उस वक्त के जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके मुताबिक जो है वो कल को जब हुकूमत साजी हो रही होगी, किसने प्राइम मिनिस्टर बनना है, वो किस पलड़े की जानिब जाएंगे, उसमें वो जो पार्टी की एक बाइंडिंग हमने देखा कि जो डिफेक्शन क्लॉजेस लगती रही हैं, जिसमें 17 जुलाई 2002 और उसके बाद की जो सिचुएशन थी जिसमें पंजाब में हुकूमत साजी और हुकूमत का खत्म होना, तो उस वक्त की जो सूरत हाल थी वो सिर्फ इस वजह से थी कि जो पार्टी के जो डिफेक्टर्स लोग थे, जो पार्टी के टिकट पे जीते थे और उन्होंने पार्टी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हुए। तो यहाँ पर इसके ना सिर्फ कानूनी पहलू हैं कि एक पार्टी उस कानूनी कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में बाहर होगी, बल्कि अगर उसके उम्मीदवार या इलेक्टेबल वो जीतते हैं तो उस सूरत में वो उस पार्टी के डिसिप्लिन से बाहर हो जाते हैं, जिसका एक सियासी असर है। जो वो सियासी असर है वो इस वक्त की जो सिचुएशन देखें, इलेक्टेबल्स की सियासत को देखें तो आने वाले इलेक्शन के बाद में अगर वो लोग जीत भी जाते हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के लिए इतना फायदेमंद नहीं होगा, बल्कि उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि बहुत से डिफेक्टर्स जो थे उन्होंने जब पार्टी के फैसलों के खिलाफ
वोट दिया तो उसके नतीजे में उन्हें नाअहली भुगतना पड़ी। तो इस सूरत में उस वक्त न जाने क्या हालात हो सकते हैं, उस वक्त क्या सिचुएशन बनेगी अगर इनके लोग कोई जीतते हैं, अवाम बाहर निकलती है, टर्नआउट जो है वो बढ़ता है, उस सूरत में उनके जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग हैं हिमायत याफ्ता, अगर वो जीत भी जाते हैं तो इसका पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बज़ाहिर कोई फायदा होता कोई दिखाई फायदा नहीं नहीं होगा, दे रहा। सही। अच्छा आदिल, ये भी बताइएगा कि इस फैसले का जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर क्या असर पड़ेगा? जी, मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो ऑलरेडी ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो प्रायोरिटी लिस्ट थी वो इलेक्शन कमीशन उस वक्त कबूल ही नहीं कर रहा था, मखसूस नशिस्तों से भी आउट हो गई। यानी मखसूस नशिस्तें सियासी जमात को मिला करती हैं, जो कोटा होता है सियासी जमात की जो जीती गई जनरल नशिस्तें होती हैं उसकी बुनियाद पे मिलता है। तो मखसूस नशिस्तें या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी जो पहला मरहला है मखसूस नशिस्तों की एलोकेशन का जो मरहला है उससे ही यानी वो आउट हो गई और उसकी वो जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो एंटरटेन ही नहीं हो सकेगी। जो प्रायोरिटी लिस्ट के साथ नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किए जाते हैं, जो करवाए भी गए हैं, वो एंटरटेन नहीं होंगे। अगरचे जो नॉमिनेशन की स्क्रूटनी है मखसूस नशिस्तों पर उसकी अभी तारीख बाकी है, तो उन लोगों की जब स्क्रूटनी होगी तो उसमें उनके नामजदगी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। उसकी रीजन ये है कि जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वो खालिस्तान पार्टी के एफिलिएशन पहले शो करने के बाद वो नॉमिनेशन जो है वो जब जमा करवाए जाते हैं तो मखसूस नशिस्तें पहले मरले में जो पीटीआई इलेक्शन से बाहर होगी वो मखसूस नशिस्तों की सूरत में जब उनके नॉमिनेशन ही एंटरटेन नहीं होंगे उस सूरत में हो जाएगी। और उसके बाद जब 8 फरवरी और उसके बाद की सिचुएशन है उसमें अब टर्नआउट का बढ़ना या पीटीआई के वोटर का निकलना वो किसी तौर पे भी उनके लिए फायदा मंद नहीं होता दिखाई दे रहा। उसकी रीजन ये है कि अब आजाद उम्मीदवार जो हैं, अगर पीटीआई के लोग जो 8 फरवरी को इलेक्शन लड़ रहे होंगे वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे होंगे, जो पार्टी डिसिप्लिन में नहीं होंगे। पार्टी बुनियादी तौर पे आईनी कानूनी तौर पे 8 फरवरी के इंतखाबात से अब तक जब हम ये बात कर रहे हैं बाहर हो चुकी है और वो जो एक पार्टी के लिए प्रिविलेजेस होती हैं और एक पार्टी के लिए आईनी और कानूनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कौमी धारे से पीटीआई जो है वो निकल चुकी है। जो आने वाले इंतखाबात हैं बहुत बड़ा सेटबैक है ये पीटीआई के लिए। अदील ये बताइएगा कि जैसे कि डीबी के लिए तारीख पहले ही दी गई है अदालत की जानिब से, क्या जो पीटीआई है उस जो डबल बेंच ने ये सुनना है केस उस वक्त तक का इंतजार करेगी और उसके बाद उसे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना होगा, या जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस ऑलरेडी चल रहा है उसके साथ ही कोई एप्लीकेशन दायर की जा सकती है? क्या फर्दर प्रोसेस होगा इसका? बिल्कुल ऐसे ही है मामला कि ये केस का जब फैसला पहले आया था और बल्ले का निशान बहाल हुआ था उस वक्त भी तो डिवीजन बेंच को ये रेफर हुआ था और ये मामला अभी प्रोसीडिंग चल रही थी और ये वहां पर रेफर हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद चैलेंज किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें अहम फरीक था जिसने ये फैसला सुनाया और इलेक्शन कमीशन गया उसने रुजू किया। तो अब इससे पहले भी रुजू किया जा सकता है और उस रोज जब इस केस की समाअत हो रही होगी इस मामले को उठाया जा सकता है। ये बिल्कुल सिचुएशन वैसी ही बन गई कि ये मामला ऑलरेडी डिवीजन बेंच ने सुनना है और उससे पहले उस वक्त भी फैसला जब आया तो रेफर किया गया। इस मरतबा ऑलरेडी मामला पेंडिंग था और ये फैसला आ गया तो एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन पैदा होगी। इससे पहले भी आला अदालत के पास जाया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामला में जब आला अदालतों में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम देखते हैं कोई जाता है तो ये कहा जाता है कि ये तो ऑलरेडी रेलेवेंट फोरम पे सुना जा रहा है, हम इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते, हम इसमें जब तक वहां से ये मामला वाइंड अप नहीं हो जाता। तो अब ये मामला चूंकि बज़ाहिर वहीं पर ही है जो पेशावर हाई कोर्ट के फोरम पर, तो वहां पर उस दिन जब इस केस की समाअत होगी 9 तारीख को तो ये भी बड़ा दिलचस्प सूरत हाल होगी। लेकिन ये है कि एक चीज वाज़ेह हो गई है कि ये मामला अगर प्रोलॉन्ग होता है तो इसका नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ही है, क्योंकि इस मामले में 13 तारीख गुजर जाने के बाद सूरत हाल जो है वो टेक्निकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन से आउट हो चुकी होगी। जब बैलेट पेपर्स की छपाई का जो मरहला है वो शुरू हो जाएगा और उस पर बल्ले का निशान नहीं होगा